हेलो स्टूडेंट, तो क्लास 10th का फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन का जो आपका साइंस का पेपर है हम लेकर के आ गए हैं। वायरल क्वेश्चन पेपर है ये आपका, ये 100% आपका ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, यहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर। तो जितने भी प्रश्न इसमें है आप लोग पूरा का पूरा आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। तो क्लास 10th का जो आपका फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम प्रथम सावधिक परीक्षा हो रहा है उसका ये प्रश्न पत्र है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आप प्रश्न है, इस पूरे प्रश्नों को आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। फर्स्ट प्रश्न बोल रहा है किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। मतलब कौन दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा बनता है ना। अवतल दिया है, उत्तल दिया है, समतल दिया है, या तो समतल या तो उत्तल। देखो हमेशा सीधा किसमें बनता है, तो हमेशा समतल या उत्तल में जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा सीधा बनता है। तो ऑप्शन कौन होगा इसका, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, तो ऋणात्मक होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा इसका, बी को टिक करके आना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है हमेशा। ऑप्शन दिया है यहाँ पर उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आप लोग कि उत्तल दर्पण में जो होता है वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है। नेक्स्ट सवाल, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन होगा आपके, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण होता है वो दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, यानी काल्पनिक बनाता है। तो क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, 5 को हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। सबको पता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण की फोकस पर बनता है ना। तो अवतल दर्पण के फोकस पर प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ होना चाहिए, तो वो होना चाहिए कहाँ पर, अनंत पर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 8, निम्नलिखित किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। बोल रहा है कि निम्नलिखित किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है किससे मिलेगा, केवल तो केवल और केवल किससे मिलेगा, अवतल दर्पण से बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बी को टिक करके आइएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी त्रिज्या की क्या होती है। तो त्रिज्या के आधी होती है। जो फोकस होता है त्रिज्या के आधी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन एम का मान ऋणात्मक है। तो इसका मतलब क्या है, जब भी एम का मान ऋणात्मक होता है तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है। क्या बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो क्या हो गया यहाँ पर, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, 11 नंबर सवाल बोल रहा है, किसी वाहन के पार्श्व पक्ष दृश्य में किस दर्पण का उपयोग होता है। तो इसका उपयोग किस में होगा, वाहनों को पक्ष दृश्य में उपयोग करते हैं किसका, और उत्तल दर्पण का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बोल रहा है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को क्या कहा जाता है। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से लेकर के फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। 13 बोल रहा है, किसी दर्पण में आपतन कोण हमेशा किसके बराबर होता है। तो आपतन कोण जो होता है अपवर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, तो त्रिज्या जब 32 से तो फोकस क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा। तो 16 का 32 कितना होता है, 32 का 16 कितना होता है, 32 का मतलब कि आधा कितना होता है, 16 होता है। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा यहाँ पर आपके बी होगा। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आपतित प्रकाश का एक छोटा भाग जो होता है पार कर जाता है। तो जो प्रकाश जो थोड़ा पार कर जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं वो पारभासी पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 16 बोल रहा है कि गोलीय दर्पण की सभी दूरियां दर्पण के किस स्थान से नापी जाती है। तो दर्पण की कोई भी दूरी हो वो सभी दूरी कहाँ से नापी जाती है, ध्रुव से नापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो त्रिज्या जो होगी आर जो होगी फोकस का दुगुना होता है। तो इसका जो दुगुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 25। नेक्स्ट सवाल,
अपक्रिया ZNO प्लस CO एरो ZN प्लस CO2 में कौन अपचयित हो रहा है? अपचयित मतलब किससे ऑक्सीजन निकल जा रहा है? तो यहाँ देखो ZNO है, यहाँ से ऑक्सीजन निकल करके ZN बन गया है। इसका मतलब कि ZN जो है, जिंक जो है अपचयित हो रहा है। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना अभिक्रिया होता है ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। समीकरण जो दे रखा है यहाँ पर Cu और ऑक्सीजन को जोड़ करके एगो बन गया है ना। यानी इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो बोल रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया है? जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर इसका B हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? इसमें कौन ऑक्सीकारक है ना। तो ऑक्सीकारक कौन होता है यहाँ पर? तो आपके O2 ऑक्सीकारक हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, बोल रहा है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो कैल्शियम कार्बाइड COCO3 को गर्म करने पर यहाँ 2 टूट जाएगा। तो टूट जाएगा तो इसको हम बोलते हैं कौन सी? उससे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया है। कैल्शियम कार्बाइड को गर्म करने पर क्या होगा? वो विस्थापन हो जाएगा, है ना, अपघटन हो जाएगा। अपघटन ऑप्शन नंबर का होगा इसका, अपघटन होगा। ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि 22 को हो गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, रासायनिक अपक्रियाओं को व्यक्त करते हैं। रासायनिक अपक्रियाओं किससे व्यक्त करते हैं? तो रासायनिक अपक्रिया को व्यक्त करते हैं संकेतों के अणुसूत्र के रूप में, सरल सूत्रों के द्वारा, समीकरणों के द्वारा। ऑप्शन नंबर कौन होगा? C, समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जिस रासायनिक अपक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा बनता है, तो ऊष्मा बनेगा, उसको हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया हम लोग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर का होगा A हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले फिल्म के में प्रयुक्त होता है? तो फोटोग्राफिक में कौन प्रयुक्त होता है? यहाँ पर 25 नंबर सवाल देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ना, इधर हो गया ये। तो ये बोल रहा है कि फोटोग्राफिक जो होता है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले जो फिल्म बनाने में प्रयुक्त होता है, किसका होता है? तो सिल्वर बोरोमाइड का होता है। ऑप्शन नंबर कौन होगा? आपके B हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता है? तो कॉपर कौन विस्थापित नहीं करेगा? तो आयरन विस्थापित नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर A। बैटरी अम्ल क्या है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को बोलते हैं बैटरी अम्ल। तो कौन है यहाँ पर? तो आपके H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो यही होगा आपका। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में पाया जाता है आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है ना, नहीं, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक। ऑप्शन नंबर B होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है? 29 नंबर सवाल बोल रहा है कौन अम्ल है? तो HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, यही हमारा अम्ल है। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? तो जल में जो घुल जाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं क्षार। ऑप्शन नंबर B। निम्नलिखित में किसकी प्रकृति अम्लीय होती है? मानो रक्त, चूना, एंटासिड, लाइम जूस। तो देखो किसकी प्रकृति अम्लीय होगा? तो इसका होगा लाइम जूस का, नींबू का जो होगा आपका अम्लीय होगा। अपच का कारण, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में कौन सा औषधि का उपयोग होता है? तो एंटासिड का उपयोग करते हैं। एंटासिड क्या होता है? अम्ल के गुण को खत्म करता है। चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ऑप्शन नंबर B। अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? तो अम्ल जो होता है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो ऑप्शन कौन होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 35, ट्रेकिया किस जीव का अंग है? तो ये ऑप्शन यहाँ पर कट गया है, ये आपका है काकरोच का। किसका है? काकरोच का है। बोल रहा है कि मानव रक्त में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव रक्त में जो मानव हृदय में, सॉरी रक्त नहीं हृदय, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो आपके 4 कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर C। देखिए आप सभी जितने भी स्टूडेंट चाहते हैं कि आप लोग ऐसा ही हर चीज़ को मिलता रहे, फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी पहले ही आपको पेपर मिलता रहे, तो आप लोग को 99 73 73 49 76 मेरा नंबर है। इस पर नोट कर लो या स्क्रीनशॉट कर लो और इस पर व्हाट्सअप करो और आप लोग मेरे ग्रुप में जुड़ जाओ। मतलब कि आप लोग बोलो कि सर मेरे ग्रुप पर जुड़ना है, जुड़ दीजिए, तो वहाँ ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, और या इस चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो होगा यहाँ पर लिंक दिया गया व्हाट्सअप ग्रुप का, वहाँ से जाकर जुड़ सकते हैं, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं या नंबर को व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। पौधों के उत्सर्जी पदार्थ निम्नलिखित में कौन है? तो देखो रेजिन, गोंद, टैनिन सब क्या है? पौधों के उत्सर्जी पदार्थ है, तो इनमें सभी ऑप्शन D हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होता है, प्रकाश कब होता है? तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में, रात में, दिन रात दोनों में। ऑप्शन C होगा, दोनों में होता है, मतलब कि नहीं दोनों में, इसी नहीं दिन होगा। ऑप्शन नंबर A होगा। ठीक है, गार्ड कोशिका की
कौन सी भित्ति मोटी होती है? जो गॉड कोशिका होती है उसकी भीतरी जो कोशिका भित्ति होती है मोटी होती है, तो ऑप्शन कौन होगा इसका? ए हो जाएगा। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो भोजन का पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर ए होगा। सजीव में पाए जाने वाला प्रक्रम क्या है? तो सजीव में पोषण भी होता है, श्वसन भी होता है, जनन भी होता है और इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है, ऑप्शन नंबर कौन होगा? आपके सी हो जाएगा। ठीक है। आहार नाल के सबसे लंबा भाग क्या होता है? छोटी आंत होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। सजीव में है ना 43 को हो गया था, 43 को हो गया था। करामकुंचन गति पाई जाती है तो छोटी आंत में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी। पित्त रस कहाँ से स्राव होता है? तो अग्नाशय से स्राव होता है, ऑप्शन नंबर बी। पित्त रस कहाँ से होता है? ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। आगे बोल रहा मनुष्य में वृक्क एक तंत्र है, तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है? उत्सर्जन से, ऑप्शन नंबर कौन होगा? आपके सी। वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितना होता है? 0.03% होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 48। वृक्क क्रियात्मक, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहते हैं? उसी को बोलते हैं नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी हो जाएगा। तो ये रहा पूरा आपके ऑब्जेक्टिव का आंसर। ऐसा ही चाहते हैं आपको कि हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ मिले, तो आप वीडियो में कमेंट कीजिएगा, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जैसे ही हम डालें वीडियो तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, मिलते हैं इस वीडियो में।